देखिएगा 12वीं राउंड के बाद एनडीए गठबंधन के नेता आगे बढ़ेंगे और जीत की मार्जिन 5000 से ऊपर होगी। और जैसे मैंने बताया है कि चिराग पासवान ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर थे और चिराग पासवान का एक अहम रोल होगा एनडीए उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता जी के जीत में। कल मैं नीलाभ भाई के साथ डिबेट में था, मैंने उनको ये बात कहा था कि आपका व्यक्तित्व बढ़िया है, आप उम्मीदवार बढ़िया है, पर आपने पार्टी गलत चुन ली है। उस पार्टी को वोट कटवा पार्टी कहा जाता है, उनका कोई वसूल नहीं है, जिधर मौका मिलता है उधर दल बदल लेते हैं। तो उनका यही हाल होने वाला है। निर्मा में जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार के दो शीर्ष नेता मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जब गए थे तो मात्र 4000-5000 की भीड़ थी, वहाँ पे कुर्सियाँ भी चली थी। और जब हमारे नेता चिराग पासवान जी पहुँचते हैं वहाँ पे तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। तो ये अपने आप में परिचायक है रूपम जी कि जैसे ही वहाँ का बक्सा खुलेगा, जो लीड होगा केदार प्रसाद गुप्ता जी का वो 5000 से ऊपर का होगा। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव का जन्मद्वार जो है बिल्कुल खसका हुआ है। अब इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनकी रसूख बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एनडीए के दो भी घटक दल हैं अभी फिलहाल के उपचुनाव में, चिराग पासवान जी और बीजेपी की बात कर ले तो दोनों की मेहनत है, लेकिन जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो है, जो आइसिंग ऑन केक है, वो ऑब्वियसली है चिराग पासवान जी ही हैं। तो तेजस्वी यादव मात्र 4 सीट से कम हो रहे हैं पूर्ण बहुमत के लिए। नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं, इसीलिए ना वो मोकामा गए ना वो गोपालगंज गए। कुढ़नी में भी सीट उन्होंने अपना लिया है कि कहीं भी अगर हार भी होती है तो तेजस्वी यादव को फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे तेजस्वी पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ेंगे, नीतीश कुमार उनके लिए अप्रासंगिक हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। कुढ़नी उपचुनाव आज रिजल्ट है और सभी की निगाहें वहीं पे टिकी हुई है कि आखिर जीत किसकी होगी, क्योंकि हर कोई अपने दम उसमें लगा दिए थे। हर कोई लोग वहां पे पहुंच रहे थे, जितना झोंकना था पावर वहां पे झोंक चुके थे। हालांकि सुबह में जब बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन फिर जदयू आगे हो गई, फिर बीजेपी आगे हुई और अब 9वां चरण भी खत्म हो गया है और अब जदयू आगे चल रही है। आज लोजपा रामविलास पार्टी के तरफ से विनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत जी से हम बात करते हैं कि विनीत जी, अब जदयू आगे हो गई है, क्या कहते हैं? चिराग फैक्टर वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है? भाई चिराग फैक्टर तो बिल्कुल अहम भूमिका में होगा और ये जो आगे पीछे होने की बात है, कवायद है, ये 2-3 राउंड और चलेगी। देखिएगा 12वीं राउंड के बाद एनडीए गठबंधन के नेता आगे बढ़ेंगे और जीत की मार्जिन 5000 से ऊपर होगी। और जैसे मैंने बताया है कि चिराग पासवान ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर थे और चिराग पासवान का एक अहम रोल होगा एनडीए उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता जी के जीत में। अहम रोल होगा बिल्कुल। एक चीज़ और, नोटा वतन भी दबाया जा रहा है इस बार। कहा जा रहा है कि एमआईएम की जो पार्टी है उससे ज़्यादा तो नोटा वतन ही दबाया गया है। एमआईएम पार्टी भी अपने आप को पूरा ज़मीन तैयार करने की बात कर रही थी, लेकिन नोटा वतन तो उससे ज़्यादा हो गया। देखिए एआईएमआईएम कैंडिडेट से और नीलाभ जी से भी, जो वीआईपी कैंडिडेट है, उनसे भी ज़्यादा नोटा दबा है। लेकिन जब बात आप करते हैं कि 2 लाख के आसपास वोटिंग होता है और नोटा मान लीजिए कि 1000-2000 होता है, तो बहुत कोई मायने नहीं रखता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिस्टम से परेशान हैं, जो कि नहीं चाहते हैं और नेता पे यकीन नहीं करते हैं। वही बात हमारे नेता भी कहते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, कि भाई जब तक जनता की आप सेवा नहीं करेंगे, जनता की आस्था आप पे नहीं होगी, तब तक जनता आपको वोट नहीं देगी। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नकारते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल सिस्टम को, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं और उनका होना लाजमी भी है। लेकिन यकीन मानिए कि 12वें और 15वें चुनाव ये राउंड के बाद एनडीए के उम्मीदवार ही। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो लोग कह रहे थे कि ज़मीन तैयार हम लोग करेंगे, लेकिन 1500-1600 वोट आना और 1700 तो कम से कम नोटा ही अभी तक चला गया है और उससे भी नीचे ही रह गए ये। इसकी बात मैं कह रही हूँ। रूपम जी, कल मैं नीलाभ भाई के साथ डिबेट में था, मैंने उनको ये बात कहा था कि आपका व्यक्तित्व बढ़िया है, आप उम्मीदवार बढ़िया है, पर आपने पार्टी गलत चुन ली है। उस पार्टी को वोट कटवा पार्टी कहा जाता है, उनका कोई वसूल नहीं है, जिधर मौका मिलता है उधर दल बदल लेते हैं। तो उनका यही हाल होने वाला है। एआईएमआई की बात कर लें तो मुझे वो भी लगता है जो वीआईपी के साथ है कि उनको भी वोट कटवा पार्टी के रूप में माना जाता है। जो मेन जो मुकाबला होगा और जदयू और बीजेपी उम्मीदवार के बीच में ही होगा, लेकिन विजयी हम लोग ही होंगे। वोट कटवा ये दोनों का नाम आपने तय कर दिया? भाई आपके पास कोई आधार नहीं है, आप एक ऐसी पार्टी से लड़ रहे हैं जिसका जनाधार बिल्कुल खिसक गया है, जिनके नेता कुछ कहते हैं, कार्यकर्ता कुछ और कहते हैं। आप जाते हैं तो 2000-5000 वोट में सिमट जाते हैं, तो ये वोट कटवा पार्टी ही तो होंगे ना। जी। मुझे ये कहना था कि अभी और भी चरण बाकी हैं, लेकिन अब जैसा कि जदयू लोग दम भर रही है कि जीत अब उन्हीं की होगी,
और आप लोग भी कह रहे थे कि उनका बैकग्राउंड थोड़ा ख़राब है जदयू उम्मीदवार के। जिस तरह से एक दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है, उसमें बीजेपी के उम्मीदवार को कुछ बोल रहे थे और उसके अनुसार, लेकिन फिर भी जनता को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए 1800 वोट से 10वें राउंड में वो आगे हैं। 5 राउंड तक केदार प्रसाद गुप्ता जी आगे थे। मैंने कहा कि अभी 23 राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है, मतलब होंगी, तो अभी कम से कम आधा से ज़्यादा काउंटिंग होनी बाकी है। तो जिस पॉकेट में जिस उम्मीदवार के कार्यकर्ता ज़्यादा होते हैं वो जब खुलता है तो उनको लीड मिलती है। लेकिन 12वें या 15वें राउंड के बाद जहाँ तक मुझे लगता है, मेरी जो अपेक्षा है कि उसके बाद से चीज़ें स्थिर होंगी और हमारे उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता जी विजयी होंगे। केरमा जो है वहाँ का भी तो अभी खुलना बाकी है, अभी खुला ही नहीं है शायद, केरमा का भी बाकी है। क्या लग रहा है वहाँ पे, क्योंकि दोनों पार्टी के लोग वहीं पे गए थे, वहाँ का निगाह वहाँ पे एकदम बना। भाई आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन केरमा में जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार के 2 शीर्ष नेता, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जब गए थे तो मात्र 4000-5000 की भीड़ थी, वहाँ पे कुर्सियाँ भी चली थी। और जब हमारे नेता चिराग पासवान जी पहुंचते हैं वहाँ पे तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। तो ये अपने आप में परिचायक है रूपम जी कि जैसे ही वहाँ का बक्सा खुलेगा, जो लीड होगा केदार प्रसाद गुप्ता जी का, वो 5000 से ऊपर का होगा। कुछ लोग तो कह रहे थे कि ये जो जानबूझ के अभ्यर्थी नहीं थे, कुछ अलग लोग ही थे, ये जानबूझकर इलेक्शन को खराब करने के लिए किया जा रहा है। भाई अगर वहाँ पे लोग जानबूझ के कर रहे हैं तो गर्दनी बाग में धरना स्थल पे जो बीपीएससी के अभ्यर्थी जो धरना दे रहे हैं, क्या वो गलत है? सीटी बीटी के बच्चे जो कर रहे हैं, क्या वो गलत है? नर्सिंग जो स्टाफ कर रही है वो गलत है? होमगार्ड वाले कर रहे हैं वो गलत है? तो ये जो है अपनी झेप मिटाने के लिए कुछ भी कहते हैं। ये सब चीज़ परिचायक है कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव का जनाधार जो है बिल्कुल खसका हुआ है। अब इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनकी रसूख बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर बीजेपी जीतती है यहाँ से तो क्या लग रहा है किसके बदौलत जीतती है? चिराग फैक्टर कितना वहाँ पर? देखिए बीजेपी ने कार्य किया है। चिराग पासवान जी का जाना वहाँ सोने पे सुहागा का काम था। तो दोनों एनडीए के 2 भी घटक दल हैं। अभी फिलहाल के उपचुनाव में चिराग पासवान जी और बीजेपी की बात कर ले तो दोनों की मेहनत है, लेकिन जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो है, जो आइसिंग ऑन केक है, वो ऑब्वियसली है चिराग पासवान जी ही हैं। चिराग पासवान है जनता के बीच में जो हमारी आस्था बढ़ी है, जनता का हमारे प्रति विश्वास बढ़ा है, वो द्योतक है, वो परिचायक है कि हम जो है कार्य बढ़िया कर रहे हैं। चिराग पासवान जी की मान्यता जो है हर तबके में हो रही है और वो सर्वमान्य नेता बन के उभर रहे हैं। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि अगर वहाँ से जीत होती है तो चिराग पासवान अपना ज़मीन तैयार कर लेते हैं और नीतीश कुमार मुंह के बल गिरेंगे। भाई ज़मीन तैयार होके अब ज़मीन आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नीतीश कुमार जैसे ही पलटी मारे हैं, उन्होंने अपना जो भी बची खुची जो साख थी वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। आप देख लीजिए कि गोपालगंज के चुनाव में क्या हुआ था, मोकामा के चुनाव में क्या हुआ था। मैं आपको एक और बता दूं रूपम जी, यहाँ पे कुर्नी के उपचुनाव में नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को भी ले गए थे, क्योंकि नीतीश कुमार जी को ये बात मालूम है कि वहाँ पे हार तय है मेरी, लेकिन हार का ठिकरा जो है केवल मेरे सिर पे नहीं फूटे और तेजस्वी यादव के भी सिर पे बराबर फूटे। तो ये लोग का जनाधार बिल्कुल खसका हुआ है और जनता ये बात समझ चुकी है कि अगर बिहार का उत्थान होना है तो इन दोनों लोगों से, राजद जदयू के लोगों से आपको निजात पाना होगा। अच्छा, एक सवाल और है जो मेरे जहन में आ रहा है कि आखिर वो जगह जो थी आरजेडी की सीट थी, लेकिन जदयू क्यों अपने पक्ष में की? थोड़ा सही जवाब मुझे दीजिएगा। भाई आपने बड़ा गूढ़ बात कहा है और मुझे खुशी है कि आप इतना सोचती हैं। देखिए वहाँ पे अनिल सहनी जी का सीट था राजद का, राजद को हटा के नीतीश कुमार जी ने अपना सीट लिया। कारण देखिएगा, अगर बिहार के 243 सीटों की विधानसभा है, अगर आप देखिएगा तो अगर तेजस्वी यादव, अगर मैं इंडिपेंडेंट जोड़ लूँ, कांग्रेस जोड़ लूँ, वाम दल जोड़ लूँ, तो तेजस्वी यादव मात्र 4 सीट से कम हो रहे हैं पूर्ण बहुमत के लिए। नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं, इसीलिए ना वो मोकामा गए ना वो गोपालगंज गए। कुढ़नी में भी सीट उन्होंने अपना लिया है कि कहीं भी अगर हार भी होती है तो तेजस्वी यादव को फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे तेजस्वी पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ेंगे, नीतीश कुमार उनके लिए अप्रासंगिक हो जाएंगे। तो नीतीश कुमार को छोड़ने में उनको देर नहीं लगेगा। कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार वहाँ पे जदयू का कैंडिडेट खड़ा करता है। अगर नीतीश कुमार की जीत होती है तभी अच्छा है, अगर बीजेपी की जीत होती है तभी नीतीश कुमार के लिए अच्छा बिल्कुल है। चित भी मेरी पट भी मेरी, लेकिन हार जो है वो तेजस्वी यादव की ही होगी, हर तरह से तेजस्वी यादव की होगी। बिल्कुल। तो आपने सुना कि कुर्नी उपचुनाव जो कि आज रिजल्ट है, जो कि विनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि क्या जो माजरा है वो मैंने आपको बताया कि कुर्नी में जदयू अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा की, आरजेडी के कैंडिडेट को क्यों नहीं खड़ा होने दी। दरअसल मामला यहीं पे फंस रहा था।
अगर वहाँ पर जदयू हारती है या जीतती है, बीजेपी अगर जीतती है या हारती है, तो किसी भी हालत में हार तेजस्वी यादव की ही होगी। यही पूरा मामला है। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। रिजल्ट आता है उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।